हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। क्लास 18 आज हमारी यहाँ पर होने वाली। इससे पहले हम 17 क्लास पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक जगह आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। और अगर आप थ्योरी की बात करते हैं कि थ्योरी भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। थ्योरी मैंने पहले ही पढ़ा दी है इसकी, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम है नहीं पेपर में, अब करने का समय है। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है, आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो थ्योरी की भी जो लिंक है आज मैंने वो पोस्ट में भी डाल दी है, आप पोस्ट में चेक कर सकते हैं। जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ उनमें कहीं ना कहीं आपको लिंक हर किसी प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आप खुद चेक कर लीजिए, तो नाम से आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आप आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगे तो पहले पूरी देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस आज आप इतना सा सपोर्ट करेंगे तो वही मेरे लिए काफ़ी है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आ रहा है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास। ये संज्ञात्मक नहीं है, संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में किशोर ठोस अनुभवों के दायरे से परे सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं? कौन सा विकास? देखो, ये जो पियाजे है, पियाजे का नाम आपने सुना होगा, कभी ना कभी सीढ़ी पे पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के ये जो 4 चरण हैं, इनमें से किस चरण में जो किशोर बच्चा होता है, किशोर की जो उम्र होती है वो 12 से 16-17 साल तक की होती है। वैसे अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो अलग अलग बताते हैं, कोई 11 से लेकर 16 बताता है, कोई 12 से 17 भी बता रहा है ना, 13 से 17 साल की भी बताई है, जो कि पियाजे के द्वारा बताई गई है। तो किशोर ठोस अनुभवों के दायरे से, ठोस अनुभवों के दायरे से परे सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये क्षमता उनके अंदर कब आ जाती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक परिचालन अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। जो संवेदी पेशी जो अवस्था होती है, सेंसोरी मोटर, ये 2 साल तक की उम्र होती है बस। ठीक है, 2 साल तक में तो बच्चा कुछ सोच ही नहीं सकता। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि ठोस परिचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो उसके बाद की होती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज या ठोस परिचालन अवस्था। तो देखो, ठोस का नाम देख के कहीं आप तीसरे को सही ना करें, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन जो अवस्था होती है, उसमें जो बच्चा है, किशोर है, वो अपने अनुभवों से हट करके कुछ सोच, तर्क और विश्लेषण कर सकता है अपने दिमाग से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम, वह संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा संबंध जिसमें कोई अनुभवी शिक्षार्थी, कोई कम अनुभवी है, जिसको कम अनुभव है किसी चीज के बारे में, और किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है? कॉग्निटिव कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जो भी है, संज्ञानात्मक शिक्षुता। ठीक है, और ऑब्जर्वेबल लर्निंग, अवलोकनीय अधिगम, और कॉग्निटिव लोड, संज्ञानात्मक भार वजन, कॉग्निटिव साइंस, संज्ञानात्मक विज्ञान। देखो, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, जो कुछ वर्ड होते हैं ना, इंग्लिश में हो सकता है बच्चों को ज़्यादा समझ में आते हैं और हिंदी में कम समझ में आते हैं। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो कई बार हमें इंग्लिश में पता होते हैं, और बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो हमें हिंदी में पता होते हैं। और ये जो पेपर है यूजीसी नेट का, ये आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सिर्फ हिंदी को छोड़ करके और सिर्फ इंग्लिश को छोड़ करके बाकी का जो भी मैटर है, पेपर फर्स्ट है या और भी जो है, तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप, इसीलिए मैंने दोनों जिनकी ज़रूरी है उनकी तो रखी गई है ना, क्योंकि सीडीपी बहुत से बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में जब हम प्राप्त करते हैं ज्ञान, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक शिक्षुता कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, संज्ञानात्मक शिक्षुता, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो ठीक से बोले ही नहीं जाते हैं ना। संज्ञानात्मक शिक्षुता का कहा जाता है जो कम अनुभवी अगर दूसरे के मार्गदर्शन में किसी विशेषज्ञ के, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या देती है, इसको भी पढ़ लेना आप। ऐसा संबंध जिसमें एक कम अनुभवी शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, संज्ञानात्मक शिक्षुता
कहलाता है। संज्ञानात्मक शिक्षुता एक प्रकार का सीखने का तरीका होता है जिसमें एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में एक विशेषज्ञ व्यक्ति नौसिखिए शिक्षार्थी के सीखने और उसके कौशल विकास का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। विशेषज्ञ नौसिखिया शिक्षार्थी को न केवल संबंधित क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री, ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि क्षेत्र के सांस्कृतिक मानदंडों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। न केवल उसे केवल सिखाता है, बल्कि उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक मानदंड, प्रथा, दृष्टिकोणों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। देखो, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें थ्योरी में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बना के देते हैं एक्सपर्ट, बड़ा ही मतलब थोड़ा अलग सा देते हैं, जो कि हमें थ्योरी से कम मैच होता है या फिर हमें समझ में नहीं आता है ना। पेपर फर्स्ट है, इसीलिए इसके PYQ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे देख करके और इसको डर करके भाग जाते हैं ना, हाँ रहने दो, इसको क्या करना है, केवल सब्जेक्ट से आपका पेपर पास नहीं होगा। फर्स्ट पेपर में भी 33% लाना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी है, उसके बिना आप पेपर पास नहीं कर सकते हो। मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जो मिस्टर जैक्सन है अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इसमें से कौन सा उपकरण उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? क्विजिज, नियरपॉड, मेंटीमीटर या एक्स माइंड? तो इनमें से कौन सा टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो ये रहेगा भाई नियरपॉड। ठीक है, नियरपॉड के बारे में अब हम आगे देख लेते हैं। मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। इस संदर्भ में नियरपॉड उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, जबकि सेंटीमीटर उपकरण के साथ, सेंटीमीटर का क्या काम है वो भी आप देख लीजिए। जो सेंटीमीटर उपकरण होता है उसके साथ आप सीधे अपने ब्राउज़र से उपयोग में आसान ऑनलाइन संपादक के साथ इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां बना सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर के साथ द्वारा आप सीधे अपने ब्राउज़र से उपयोग में आसान ऑनलाइन संपादक के साथ आसान तरीके से जो ऑनलाइन संपादक होते हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। अपनी प्रस्तुति को अधिक आकर्षक और मज़ेदार बनाने के लिए उसमें प्रश्न, पोल, क्विज, स्लाइड, चित्र, GIF और बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर का काम होता है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कथन वाला क्वेश्चन है। पहला कथन दिया हुआ है, वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, वे विषाक्त ऐसे जहरीले पदार्थ जो पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में होते हैं, वे कोशिकाओं और ऊतकों में जैव संचयन प्रक्रिया द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वे कोशिकाओं और ऊतकों में क्या करती हैं? जैव संचयन प्रक्रिया के द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। दूसरा कथन यहाँ पर दे रखा है कि जैव संचयन वह होता है जब जीवों की एक बड़ी संख्या का विष, ठीक है, जीवों की एक बड़ी संख्या का जो विष बोलते हैं, जहर को, विष भार निम्न पोषणज स्तर पर संचित होता है और एक परभक्षी द्वारा उच्चतर पोषणज स्तर पर संकेंद्रित होता है। तो ये दो कथन दे रखे हैं। कथन भी इस तरीके से देते हैं, बहुत से तो समझ में भी नहीं आते। इनमें से आपको सही कथन बताना है, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, कथन फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वे ही हमारी कोशिकाओं और ऊतकों में जैव संचयन प्रक्रिया के द्वारा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है वो रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम जरूर देखेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। वे विषाक्त पदार्थ जो पर्यावरण में कम मात्रा में होते हैं वो जैव संचयन प्रक्रिया के द्वारा पहुंच जाते हैं। सामान्यतः दूसरे के बारे में देख लेते हैं। जैव संचयन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण से आहार के रूप में जैव पदार्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण से आहार के रूप में जैव पदार्थ को ग्रहण करता है और अपने शरीर में संग्रहित करता है। जैव संचयन को एक अवांछित परिघटना के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैव संचयन को एक अवांछित परिघटना के रूप में देखा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से इन प्रदूषकों की मात्रा में हानिकारक स्तरों तक वृद्धि हो सकती है।
जैव संचयन की घटना तब घटित होती है जब किसी जीव द्वारा किसी विषाक्त पदार्थ के अवशोषण की दर उस पदार्थ के क्षय होने की दर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जैव संचयन की घटना कब घटित होती है? जब किसी जीव के द्वारा कोई जहरीले पदार्थ के अवशोषण की दर उस पदार्थ के क्षय होने की दर की तुलना में अधिक होती है एवं यह एक परभक्षी द्वारा उच्चतर पोषणज स्तर पर संकेंद्रित नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट सत्य है और सेकंड हमारा जो कथन है वो गलत है। देखो वैसे तो मैं अपनी तरफ से आपको मतलब सही तरीके से ही पढ़ा रही हूँ कि ज़्यादा स्पीड भी ना चलूँ और ज़्यादा स्लो भी ना चलूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी टाइम कीमती है, मेरा भी ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बताना मुझे कि मतलब आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन तो कैसे लगो, कुछ भी लगो, अच्छे लगो या ना लगो, लेकिन आपको करना ही है अगर पेपर पास करना चाहते हो तो। कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर कौन सा हार्डवेयर घटक अपना डेटा खो देगा? अगर लाइट चली जाती है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर चालू है और अचानक से लाइट चली जाती है, तो कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो अपना मतलब कौन सा हार्डवेयर है जो अपना डेटा खो देगा? उसमें जो भी डेटा आप कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसको वो क्या कर देगा? खो देगा, खो जाएगा उसमें से वो, है ना। तो CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। D वाला सही है, यानी कि A, B और C तीनों ही सही हैं। ठीक है, लाइट बंद होने पर कौन सा हार्डवेयर, मतलब सारे ही हार्डवेयर अपना डेटा खो देंगे, अगर सेव नहीं किए होंगे तो खो ही देंगे, है ना। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की बिजली बंद होने पर CPU रजिस्टर, मुख्य मेमोरी यानी कि रैम एवं कैश मेमोरी हार्डवेयर घटक अपना डेटा खो देंगे। रैम, RAM बोलते हैं रैम को। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आती CPU रजिस्टर, CPU के भीतर छोटे हाई स्पीड मेमोरी स्थान होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना, आप 2 बार रिपीट कर लेना, 3 बार कर लेना। जो त्वरित एक्सेस के लिए डेटा रखते हैं उनका प्रयोग प्रोसेसर द्वारा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर एक्सेस किया जाता है। रजिस्टर प्रोसेसर का एक अनिवार्य भाग है और रजिस्टरों का साइज प्रोसेसर को प्रभावित कर सकता है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी की एक छोटी मात्रा होती है जिसका उपयोग एक्सेस किए गए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU रजिस्टर, मुख्य मेमोरी एवं कैश मेमोरी दोनों ही अस्थिर होती हैं। CPU रजिस्टर, मुख्य मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों ही क्या होती हैं? अस्थिर होती है, यानी कि टेम्पोरेरी होती हैं और इसके डेटा को बनाए रखने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए जब बिजली चली जाती है ना, जली नहीं, चली जाती है, तो इन तीनों से ही अपना जो डाटा होता है वो खो जाता है। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया होगा। वैसे मैं थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लेना। मैंने पोस्ट में भी आज उसकी लिंक डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, क्रोनिमिक्स, हैप्टिक्स। तो इनमें से क्या कहते हैं उसको? मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है भाई क्रोनिमिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रोनिमिक्स कहते हैं, क्रोनिमिक्स। ये हमारा C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है क्रोनिमिक्स की। यहाँ पर देखते हैं, मानव संचार के एक भाग के रूप में समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों के अध्ययन को कालक्रम कहते हैं। क्रोनिमिक्स को कालक्रम कहा जाता है। कालक्रम अशाब्दिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन है। ठीक है, कालक्रम, इनके बारे में हमने पढ़ा था जब थ्योरी पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से इसको समझा था, है ना। यूनिट 8 से क्वेश्चन लिया गया है जो कंप्यूटर के बारे में है, इसको आप जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। या फिर ये संप्रेषण वाला है, देख लेना कौन सी यूनिट है, वो दोनों सेम सी यूनिट है ना। मैंने तो पढ़ाया था, इतना मुझे पता है, तो आप जरूर वहाँ से चेक कर लेना। कालक्रम अशाब्दिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन है। समय की धारणा में समय की पाबंदी, प्रतीक्षा करने की इच्छा और बातचीत शामिल है। समय की धारणा में समय की पाबंदी, प्रतीक्षा करने की इच्छा और बातचीत शामिल है। समय का उपयोग जीवन शैली, दैनिक एजेंडा, बोलने की गति, चाल ढाल और लोग कितनी देर तक सुनने को तैयार हैं, इसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसको पढ़ लेने एक बार। पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत के लिए पहल करने वाली संयुक्त एजेंसी कौन सी थी? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कौन सी थी पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत करने के लिए? मतलब शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है?
तो यहाँ पे नाम दे रखे FAO, यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को। इन चारों में से कौन सी कंपनी है जिसने क्या किया था, पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत की थी? तो ये है भाई यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को इसका नाम है, यूनेस्को। अब यूनेस्को के बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत के लिए पहल करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसके यूनेस्को के संविधान पर 1945 में लंदन में एक सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए और यह संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी बन गया। यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में हुई थी और 1945 में इस सम्मेलन में इसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे संगठन बनाने के लिए। यूनेस्को का जो मुख्यालय वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस के अंदर है, जिसमें 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय और कई संस्थान हैं। यूनेस्को का मानना है कि पर्यावरण शिक्षा समाज के बीच प्रकृति के प्रति अंतर्निहित सम्मान प्रदान करने के लिए और सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। यूनेस्को पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और सतत विकास के माध्यम से जीवन की सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, यूनेस्को के क्या क्या कार्य रहते हैं, क्या क्या उद्देश्य है, उनको भी याद रख लेना। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, आपको जाना नहीं है छोड़ करके बीच में। ठीक है, भले ही ये लाइव क्लासेस नहीं है लेकिन रिकॉर्ड क्लास को आप लाइव की तरह पढ़ना है और इसमें तो आपका टाइम और बचेगा ही। लाइव में तो वैसे ही टाइम खर्च हो जाता है, वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं लाइव कर भी नहीं पाती हूँ अभी, है ना। तो चलते हैं अभी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने निम्न में से किस पर जोर दिया था? तो यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना किसके कहने पर हुई थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग बना था उसके कहने पर हुई थी। तो 1948-49 में इसकी स्थापना हुई। इसने किन किन बातों पर जोर दिया था? तो देखते हैं। धार्मिक शिक्षा, पाठ्यचर्या में परिवर्तन, महिला शिक्षा, ग्रामीण ग्रामीण विश्वविद्यालयों या पर परीक्षा सुधारों। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना यहाँ पर पूरा नहीं दे रखा है ना, इसकी स्थापना पर जोर दिया था इन्होंने। चलते हैं, एक मिनट, यहाँ पर ये 2 बार आ गया है, डी है ना, ABCD और ये सही है। रिलीजियस एजुकेशन यानी क्या? इसने धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया था? नहीं दिया था, है ना, धार्मिक शिक्षा की ये बात नहीं करता है। चेंज इन क्योरिकुलम, पाठ्यचर्या में परिवर्तन की बात करता है, बिल्कुल करता है। महिला शिक्षा के लिए इसने जोर दिया था, बिल्कुल दिया था। ठीक है, ध्यान रख लेना है, पॉइंट को याद रख लेना है। इसने पाठ्यचर्या में परिवर्तन करने के लिए बोला था, महिला शिक्षा पर जोर देने के लिए बोला था, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बात की थी और परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए, ऐसी इसकी क्या थी, मतलब मान्यता थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इसमें हमारा ए हमारा गलत है, BCD और E। ठीक है, BCD और E ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा 4th वाले में दे रखा है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों एवं विस्तारों के विषय में सुझाव देना था जो देश की वर्तमान तथा भावी शिक्षा आवश्यकताओं के प्रयुक्त होने के लिए वांछनीय हो सके। तो इसके कौन कौन से इसके पॉइंट थे उनको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 9 वाला 10 क्वेश्चन है, पूरे देखने हैं आपको, साथ में व्याख्या भी मैंने करवा दी है इसीलिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ में आ जाए। ICP उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। जो ICP है वो क्या करता है? उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, किसके लिए? शुल्क के लिए। जबकि वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है। ठीक है, जबकि जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है? उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है। दूसरा कथन दे रखा है, वेब खोज इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेब पेज या साइट को हिट के रूप में जाना जाता है। जब हम इंजन मतलब सर्च इंजन में हम कुछ खोज करते हैं तो उस मानदंड से मेल खाने वाले जो प्रत्येक वेब या साइट होते हैं उनको क्या कहते हैं? हिट के रूप में जाना जाता है। तो ये देखो दोनों ही कथन यहाँ पर हमारे करेक्ट है, सीधा सीधा मैं आपको बता देती हूँ, है ना।
पहला और दूसरा कथन है जो दोनों ही सही हैं, इनको एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। आईएसपी उपयोगकर्ता को व्याख्या देख लेते हैं। आईएसपी उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है शुल्क के लिए, जबकि वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने के लिए अनुमति देता है। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रख लेना। एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। आईएसपी एक ऐसी कंपनी है, दो बार आ गया है, जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। आईएसपी डायल अप, ठीक है, इसको पढ़ लेना। आईएसपी डायल अप, डीएसएल, केबल, वायरलेस, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन सहित कई माध्यमों से पहुंच प्रदान कर सकता है। वेब सर्च पीसी सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। जो वेब सर्च होता है वो क्या है? पीसी सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो वेबसाइटों, इंटरनेट एक्सेस जैसी चीज़ों तक पहुंचने की अनुमति देता है। वेब ब्राउज़र इंजन में खोज मानदंड से मेल खाने वाले प्रत्येक वेब पेज को किसके नाम से जाना जाता है? हिट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, ये यूनिट सेकंड का है जिसमें चर होते हैं, है ना। एक आश्रित चर क्या हो सकता है? द्विभाजी हो सकता है। एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। ये कह रहा है एक जो आश्रित चर होता है, दो तरह के चर होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, लेकिन जो स्वतंत्र चर है वो कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। तो दूसरा हमारा रॉन्ग है और पहला हमारा बिल्कुल राइट है। एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, ये बात सही है, हमारा सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, जो मेरी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की जो क्लास है वो आपको डेली आपके पेपर होने तक, जब तक लास्ट पेपर होगा तब तक ये क्लास चलेगी। और ये क्लास PYQ सीरीज अभी हमारी चल रही है, थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट में लिंक है, और उसकी भी मैं कुछ मैराथन क्लास करवा दूंगी बाद में, है ना। लेकिन इस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करें, और ये 11:30 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। 11:30 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसके अलावा हिंदी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, TGT, PGT, UGC नेट, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी सीरीज मैंने चलाई है। सारे जो पेपर होते हैं उनमें हम सारे उनको मिला करके, मतलब जो भी PYQ होते हैं, देखो नेट के जो PYQ होते हैं ना वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो बहुत सारे PYQ हम उसमें देखने वाले हैं। बाकी उसमें बीच बीच में मैं यूनिट वाइज मैराथन भी करा रही हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ज़रूर जुड़िए उससे भी, ठीक है। वो शाम को आपको 5:30 बजे क्लास मिलेगी, तो आपको आपके पास नहीं भी पहुँचती है तो आप सर्च करके उसको क्लास को निकाल सकते हो। यहाँ पर देख लेते हैं, एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, ये कथन फर्स्ट सही है, क्योंकि द्विभाजित आश्रित चर का उपयोग चर के संयोजन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो समूह सदस्यता की भविष्यवाणी करेगा। एकाधिक प्रतिगमन विश्लेषण में द्विभाजित चर अक्सर सामने आते हैं। एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि द्विभाजित चर दो श्रेणियों वाले श्रेणीबद्ध चर होते हैं। एक ही स्वतंत्र चर के भीतर अलग अलग समूह होते हैं। स्वतंत्र चर निरंतर द्विभाजित क्रम सूचक या श्रेणीबद्ध हो सकते हैं। तो ये मैंने व्याख्या सहित पढ़ाया है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही जो क्लास है वो ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएगी, ठीक है। तो बस आप इतनी ही मेरी हेल्प कर दें, बाकी मैं आपके लिए मेहनत कर ही रही हूँ। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो।